सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, ये हफ्ता बहुत ही टर्बुलेंट रहा, स्पेशली पाकिस्तान के इर्द गिर्द का जो खित्ता है उसके अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इंटरनेशनली भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं रहे, बट ऑब्वियसली वी विल टेक अप दैट इशू इन द नेक्स्ट शो। आज यहाँ से गुफ्तगू कर लेते हैं कि एक तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है जामे किस्म की कॉन्फ्रेंस की गई एंड आई थिंक ये वक्त की ज़रूरत थी। वक्त की ज़रूरत इसलिए थी कि हम लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा इंतशार और नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं कि अब हमने हर लिहाज का दायरा जो है वो छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम इसको मज़े के लिए कर रहे हैं या हम इसको अपने व्यूज़ बनाने के लिए करते हैं या हम किस मकसद के लिए करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अ वेरी फाइन लाइन ऑफ मैं कहूँगी सिक्योरिटी ब्रीच हैज़ बीन उसको मैं कहूँगी हैज़ बीन ब्रीच्ड, जिसे आप एक फाइन लाइन कहते हैं। देखिए, एक सच होता है ना, तो उस सच के हमेशा दो पहलू होते हैं। सच कभी एक पहलू से नहीं, एक जाविये से नहीं देखा जाता। यानी कि अगर वो सच है तो मेरा सच कुछ और होगा, आमिर ज़िया साहब का जो आज हम ज्वाइन करेंगे उनका सच कुछ और होगा, मेरे एक और गेस्ट है उनका सच कुछ और होगा। सच क्या है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हर पहलू से खबर को देखना बहुत ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया पे जाहिर सी बात है बहुत सारी कतखने लग रही हैं, पाबंदियां लग रही हैं, लेकिन कल जो आर्मी चीफ ने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह के नज़ीर सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़, यानी कि आप अगर फसाद फैला रहे हैं ना बिला वजह आप मुल्क में फसाद फैला रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई सरपाव नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि उससे मज़ा बहुत आ रहा है और बहुत खुशी आपको मिल रही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ। इस वक्त हसीना वाजिद साहबा को ना भारत पनाह देने के लिए तैयार है, और लंदन जाने के हवाले से भी जो उनकी इत्तलात आ रही थी उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स है। ये वाकया क्यों हुआ? फिर आप उसकी अगर मुशाबत पाकिस्तान से करते हैं तो ये बिल्कुल ही इसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि वो लोग जो बांग्लादेश की हिस्ट्री नहीं जानते या वो लोग जो बांग्लादेश के बारे में नहीं जानते कि वहाँ क्या क्या हुआ, कल तक जो हसीना वाजिद के डंके बजा रहे थे और उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब के मुजस्मों की तस्वीरें लगा रहे थे, फिर जब वो मुजस्मे गिरा दिए गए वहाँ, तो वहाँ से भी रद्द-ए-अमल बदल गया। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि वी बिलीव इन वी हैव शॉर्ट मेमोरीज, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। हम कभी सच की गहराई तक पहुंचना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने ही सच को सच मानते हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट, सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर एनालिस्ट, या वक्त निकालने का। सैयद मोहम्मद अली साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान तक जो मामलात हुए, इसके ऊपर क्विकली अगर आप थोड़ा सा कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसकी गर्दान हुई और बड़े लोगों ने कोशिश की कि इसका मवाजना भी किया जाए पाकिस्तान से, लेकिन वो ये भूल गए कि इसमें जो एक दुश्मन एलिमेंट है इंडिया, उसका कितना बड़ा रोल है। और 15 साल बाद एक टायरेंट हुकूमत जो है जब वो जाती है तो उसके बहुत सारे वजूहात होती हैं, और उसकी वजूहात हम समझ नहीं पा रहे, और आई थिंक अवाम को भी सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। जी बिल्कुल, मैं मुख्तसरन इसका मुवाजना कर देता हूँ। देखें, तीन पहलू जो हैं बांग्लादेश के जो मौजूदा सियासी हालात हैं उसके हवाले से बहुत अहम हैं। पहली बात ये कि शेख हसीना का जो मुल्क से फरार है वो सिर्फ एक वज़ीर आज़म का फरार नहीं है, वो उस रियासत के बानी की बेटी का बांग्लादेश से फरार है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उनका कदकाट सिर्फ एक भारत नवाज सियासतदान की तरह ही नहीं है, उनका तशख़्ख़ुस और उनकी जो आइडेंटिटी है वो बांग्लादेश के बानी की बेटी हैं, और आज उनको अपने मुल्क में जगह नहीं मिल रही। दूसरा सबक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिहाज से, वो ये है कि जनाब आप आईन, जमहूरियत, कानून के तकाज़ों के मुताबिक एक सादा अक्सरियत से जमहूरी रवायात के मुताबिक अगर मुंतखब हो भी जाते हैं, लेकिन आप अवाम की तवक्कुआत और गुड गवर्नेंस के मुताबिक गवर्न नहीं करते, लोगों के मसाइल हल नहीं करते, तो कोई भी सियासी निज़ाम जो है
वो कामयाब नहीं हो सकता। ये एक नजरियाती नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पहलू है। और तीसरी बात ये कि जो आज की नौजवान नस्ल है बांग्लादेश की, वो बच्चे हैं उन लोगों के जिन्होंने, जो कि जवान हुए हैं 50 साल पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नफरत का, जिनके दिलों में, करिकुलम में बयानिए का बीज बोया गया था, लेकिन आज वो पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत और एहतराम की निगाह से देख रहे हैं और भारत की जो तसल्लुत से निकलना चाहते हैं। तो ये तीन पहलू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, खुशाइंद भी हैं और सबक आमोज भी हैं। और उसमें तीन सबक ये हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो उसको गवर्न करना पड़ेगा, अवाम के मसाइल हल करने पड़ेंगे, डिलीवर करना पड़ेगा, बैरूनी ताकतों के तसल्लुत और दबाव से निकलना पड़ेगा, और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह दो कौमी नजरिया और नजरिए पाकिस्तान में, कश्मीर में और बांग्लादेश में आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह रहेगा। आमिर ज़िया साहब। जनाब जी, जैस्मीन साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। देखिए, बांग्लादेश का जो लोग मुआवजा करते हैं वो दोनों रियासतों की साख्त को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तान में। ठीक है कि हमारे यहाँ अभी भी जागीरदारी है, हमारे यहाँ अभी भी ट्राइबलिज्म है और हमारा एक वसी मुल्क है। हमारे यहाँ फर्ज करें कि बलूचिस्तान में अगर एहतजाज होता है तो उसका आप नहीं देखते कि सिंध पे असर आ रहा है। सिंध में कोई अगर लोकल एहतजाज हो रहा हो, पंजाब उससे काफी वो रहते हैं, तो हमारे यहाँ उस तरह का कोई इंडिजिनस उस तरह की मूवमेंट नहीं है। बांग्लादेश उस, आप नहीं कह सकते कि हेट्रोजीनियस सोसाइटी थी जिस तरह के पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा है ना, तनोव बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल उनकी तरह का कोई मॉडल अगर आ जाएगा तो फिर ठीक है, यहाँ पर हुकूमत से लोगों की नाराजगी अपनी जगह और ये हुकूमत डिलीवर नहीं करी ये भी अपनी जगह। ये भी हमें पता है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए थे मुतनाज़ा हुए थे, लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान का मॉडल के कोई अवामी उभार उभरेगा और उसके वो बहा के ले जाएगा, वो मेरे ख्याल में वो फॉर्मूला पाकिस्तान के ऊपर जो लोग इतलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैस्मीन साहिबा, पाकिस्तान की तारीख रही कि यहाँ पे जब भी तब्दीली आई है वो इदारों की बाहमी चपकलिश की वजह से आई है, ना कि अवामी उभार की वजह से। ये हमारी तारीख रही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो, और मैं उस मैट्रिक्स को बदलते हुए नहीं देख रहा। अब ये अच्छा लगे बुरा लगे, मतलब पोलिटिकली आप कहें जी इनकरेक्ट बात करें, लेकिन वो हमारी हकीकत यही है कि लोगों की नाराजगी अपनी जगह। मैं नहीं कहता कि PDM 2 की हुकूमत है, PDM 1 की हुकूमत ने डिलीवर किया। जो भी अली साहब बातें गिनवा रहे थे कि लोगों की डिलीवरी तक, आप देखिए बांग्लादेश की भी 4 महीने पहले तक तो लोग तारीफ कर रहे थे और वो हम जैसे लोग भी करते थे कि वहाँ पे जी माशी नमू बहुत ज्यादा है और उनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है। और हाँ, ये हम तस्लीम करते थे कि उन्होंने जमहूरियत को कुचल कर, और फिर लोग ये सवाल करते थे कि आप जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे गालिबन तरक्की का मॉडल यही होता है कि वहाँ पर एक सेमी ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट आए और उस तरह की जिस जमहूरियत की हम और आप समझते हैं उस तरह में डिलीवर नहीं हो पाता। ये बहस हुआ करती थी हमारे यहाँ भी और हमारे बहुत सारे करते थे, है ना। तो ये तो वहाँ कि बंगाल के अवाम ने एकदम जिस तरह से उठे हैं और वो कई अरसे से पकड़ा था। आप देखें ना, जमात इस्लामी को पे पाबंदी लगाई गई बांग्लादेश की, वहां पे वो लोग तो पाकिस्तान मूवमेंट में जो लोग शामिल थे, या जो माफ कीजिएगा जो 71 की मूवमेंट में जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, उनको चुन चुन के फांसी दी गई। ये तमाम चीजें तो वहाँ पे रिप्रेशन की बहुत ज्यादा थी। उसी तरह जो उनकी मेन हरीफ थी खालिदा जिया साहिबा, उनके लिए जिंदगी तंग कर दी गई। फिर बंगालियों की ये आदत है कि बंगाली जो है उनके एक कहते हैं ना कि मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास वैल्यूज बहुत ज्यादा है वहाँ पे। उस तरह की बड़ी जागीरदारी नहीं है, वो नहीं है, तो वो लोग जल्दी मुनज़्ज़म हो जाते हैं, जल्दी इhtजाज पे कमर बस्ता हो जाते हैं। तो वो उनका फिर एक रद्द-ए-अमल आया। फिर हसीना वाजिद साहिबा की जो भारत नवाजी थी कि जिस तरह से वो भारत को लीवे दे रही थी बहुत सारी चीजों में, तो वो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहा था। तो एक मलगूमा बन गया कि वो एक परफेक्ट स्टॉर्म आया जो बहा के ले गया हसीना वाजिद साहिबा को पाकिस्तान का। आमिर भाई एक बात बताइएगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखें अब तो भारत के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं ना, और मतलब उधर जो उनकी अफवाज है, जो लोग हैं, उनमें बड़ा अबूरी सेटअप में ये बड़ा गुस्सा है कि भाई कैसे वो निकल गई और कैसे फैसिलिटेट किया गया। और भारत के अंदर भी एक ये बात की जा रही है और एक ये डिबेट है कि भाई इनको रखना है नहीं रखना, कौन सा मुल्क इनको असाइलम देता है। सो जाहिर सी बात है उन पर भी तो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा होगा। इंटरनेशनल प्रेशर से ज्यादा आप ये देखिए कि जब भी किश्ती डूबती है, आप शायद रात में याद करें कि वो बहुत ज्यादा अमेरिका नवाज थे, लेकिन वो मगरबी ममालिक का रुख नहीं कर सके थे और उनको मिस्र में जाके पनाह लेनी पड़ी थी कि जब आपकी मतलब यूटिलिटी खत्म हो जाती किसी के नजदीक
बैरूनी आकाओं के नजदीक, तो फिर आपकी हैसियत नहीं होती। उनकी दोस्ती मफादात से होती है। तो हसीना वाजिद की दोस्ती नहीं थी, वो समझती थी कि अगरतला 2 हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता था। उन्होंने उनको जगह दे दी, हो सकता है किसी और मुल्क में चली जाए, और मतलब वो भी मिक्स इशारे हैं। ये भी दावा किया जाता है कि वो अब नहीं आएंगी, उनके बेटे ने ऐलान किया था। तो मेरे ख्याल में चैप्टर तो बंद हो गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश आगे जाकर मतलब वहां पर भी जमहूरियत और आमरीत में से एक का इंतखाब करना है। बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ पे बड़ा रिनाउंड आदमी जो है वो उनकी हुकूमत को लीड करे, इंटर्म गवर्नमेंट को जी। और वहाँ लेकिन वहाँ के जो है चीजें आसान नहीं है। अवामी तहरीक की सेकेंड ईयर लीडरशिप नहीं है, अवामी उनकी जो वो है पार्टी अवामी लीग की। अच्छा, उसी जो है नेशनल पार्टी से जो खालिदा जिया की है, उससे भी लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अच्छा, जो तालिब इल्मों की कुव्वत है वो बतौर सियासी जमात क्या मुनज़्ज़म हो गई है, क्या वो आ सकते हैं एज ऑल्टरनेट? तो ये बहुत सारे सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर आप भी इस पे कमेंट कर दें, जो आमिर ज़िया साहब ने बात की है इसमें बड़ा वजन है। देखें ना, उन्होंने पहले तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया, फिर काबीना को फारिग किया, उसके बाद दे वेंट इनटू द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेशराइज्ड हिम कि 1.5 घंटे में आपने इस्तीफा देना, और दिलवाया उन्होंने। तो ये जो मुनज़्ज़म कुव्वत आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट्स की, ये आपको क्या लगता है एक यूनिक मूवमेंट है स्पेशली इस खित्ते में, और इसके असरात क्या हो सकते हैं फिर एटलीस्ट बांग्लादेश के फ्यूचर पर क्या असरात हो सकते हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, इसके देखने के 2 जाविये हैं। एक जाविया ये है कि हम एक पावर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं मौजूदा बांग्लादेश के। देखें, एक जानिब यूथ की मूवमेंट है, दूसरी जानिब उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, और तीसरी आलमी बरादरी। ये तीनों जो हैं इनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो बुनियादी तौर पे जो हसीना वाजिद साहब की हुकूमत खत्म हुई, उसकी वजह ये थी कि वो यूथ को भी जो है उनकी सपोर्ट भी उनको नहीं मिली, उनकी मुखासमत भी बहुत बढ़ गई कोटा और मेरिट और ट्रांसपेरेंसी और इस तरह के मसाइल के हवाले से। दूसरी तरफ वो आलमी बरादरी का एतमाद और सपोर्ट भी खो गई, और तीसरी जानिब जो हालांकि उनके करीबी फैमिली रवासिम भी मौजूदा आर्मी चीफ से हैं, लेकिन उसके बावजूद लेकिन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने उनके अहकामात पे अमल दरामद से माजूरी जाहिर की। तो आप देखते हैं कि तीनों जो सोर्सेज ऑफ पावर हैं, अवाम की राय, यूथ की तवक्कुआत, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और आलमी बरादरी, तीनों की सपोर्ट जब उनको नहीं मिली तो उनके लिए मुल्क छोड़ के जाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। लेकिन अब आप फौरन आ जाएं। सर एक सेकंड, सॉरी जी कंप्लीट कर लें। मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन और भी इससे लिंक करना है, बट आप डू कंप्लीट दिस सेंटेंस। जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड में ये बताना चाहता हूँ। क्विकली आप कंपेयर कर लें यूनुस साहब को। यूनुस साहब जो हैं वो यूथ के जो तवक्कुआत हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, आलमी बरादरी और आलमी ताकतों का भी उनको एक तरह से एतमाद हासिल है, नोबल लॉरिएट हैं। तीसरा ये एस्टेब्लिशमेंट की भी उनको सपोर्ट हासिल है। इसलिए अब देखना ये है कि वो क्या अमल तमाम उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं, नहीं, लेकिन सपोर्ट उनको इस वक्त तीनों पावर सेंटर्स की हासिल है, अनलाइक जो साबका वजीर आजम है। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, एक बात बताइएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि देखें ऑब्वियसली एक तो 15 साल की हुकूमत थी, फिर काफ़ी डिक्टेटोरियल किस्म का उनका रवैया था, फिर बड़ी एरोगेंस उनके अंदर आ गई। तो ये जामिन नहीं होता कि अगर आपकी मईशत बहुत अच्छी है तो आपका तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। एक ये थ्योरी भी प्रूफ हो गई पॉलिटिकल एनालिस्ट की गलत। एक फिर रशिया के जाविये से आप देख लें कि अगर आपके पास न्यूक्लियर भी, आप इंटरनेशनली मतलब आप पसपा हो सकते हैं, आप मुल्क तहस नहस हो सकता है, इवन इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पावर। तो ये दो थ्योरीज, सर एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। सो ये दो थ्योरीज को अगर हम अपने सामने रखते हैं तो फिर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि कल जो उलमा, मशाइख और दीनी लोगों से गुफ्तगू हुई, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुरानी आयात भी कोट की, फिर उन्होंने 3-4 दफ़ा कहा कि मेरे 3-4 जनरल आसिम मुनीर कुर्बान, ये कुर्बान, वो कुर्बान, और ज़ाहिर है हमारी सबकी जाने पाकिस्तान पे कुर्बान। बट पाकिस्तान के अंदर भी ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि 60% पीपल नाउ आर यूथ, इंटेलिजेंट यूथ हु नो हाउ टू हैंडल सोशल। मैं अब्यूजर्स की बात नहीं करी, बट वो 60% जो क्रश हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज, उनके लिए हम आंगली बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास?
बहुत अहम सवाल किया, मैं मुख्तसर जवाब देता हूं बांग्लादेश ही से कंपेयर करते हुए। देखिए, इट्स नॉट आइदर और, इट्स नॉट जीरो सम, इट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। किसी भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे चारों चीजें रियासत और हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए एक तरक्की पजीर मुल्क में जरूरी होती हैं। आपको अवाम और यूथ की सपोर्ट भी चाहिए, उनका एतमाद भी चाहिए, आपको सिविल मिलिट्री रिलेशंस में एक बैलेंस और ठहराव भी चाहिए, आपको आलमी बरादरी का एतमाद भी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी चाहिए, और आपकी गवर्नेंस भी ऐसी होनी चाहिए कि ये तीनों जो पावर सेंटर्स हैं ये आपको रिस्पेक्ट करें, ट्रस्ट करें। फास्ट फॉरवर्ड टू पाकिस्तान, देखें जो आर्मी चीफ ने बात की, बुनियादी तौर पे उन्होंने तर्जुमानी की फौज की इस सोच की कि जनाब देखें फौज की ऑपरेशनल तैयारियां कैसी हैं, दुश्मन क्या कर रहा है, उनकी क्या साजिशें हो रही हैं, वो सब एक्सटर्नल थ्रेट को तो आप जानती हैं, बहुत अरसे से बात होती रही है। लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी को जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से 4 बड़े चैलेंजेस हैं, उनका आपस में ताना बाना है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम हासिल करना है तो आपने इंतशार, फसाद, जराइम और दहशतगर्दी का चारों थ्रेट्स का जामिया और हमजहत अंदाज में खात्मा करना है, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर भी आए, यूथ के मसाइल और ग्रीवेंसेस भी एड्रेस हो, उनको अपवर्ड मोबिलिटी और होप और कॉन्फिडेंस भी मिले, और साथ ही साथ जो सिविल मिलिट्री रिलेशन जिसका आपने शुरू में हवाला दिया वो भी स्टेबल रहे, उनमें भी एतमाद रहे, तो दाखिली और खारजी सतह पे मुल्क एक इस्तेहकाम और जिम्मेदाराना अंदाज से तरक्की कर सकता है। ठीक, आमिर ज़िया साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखती हूँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज़ ऐड कर दूंगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त एक डिफरेंट सिचुएशन है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, हम हमेशा कहते थे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, नाजुक दौर, लेकिन ये हम वाकई इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ना इस मुल्क में, वो इस हद तक जा चुकी है, एंड अगर हम उसको कम नहीं करते, 9 मई अपनी जगह, कसूरवारों को उनको सजा दी जाए, जैसे भी जो भी उन्होंने किया वो एक बगावत थी मुल्क के खिलाफ, हम सब उसके अगेंस्ट हैं, और वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली सेइंग कि बहुत ही एक गलत काम, फिर GHQ के आगे धरने की कॉल देनी, व्हाटएवर। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखें ना, 8 जो फरवरी था, एक वाकया 9 मई था, फिर एक वाकया 8 फरवरी था, तो 8 फरवरी को भी तो फिर लोगों ने कोई जवाब दिया ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं रियलाइज कर रही कि अगर आप यूथ को या दूसरी एक और ताकत को आप दीवार से लगाते रहेंगे तो उसमें फायदा उस पॉलिटिकल पार्टी का है और अवाम और स्टैब्लिशमेंट का नहीं है। यानी कि अवाम और स्टैब्लिशमेंट में मजीद दूरी पैदा करने की एक कोशिश है, जिसे खत्म करने की जरूरत है, स्पेशली फॉर द यूथ। आपके सवाल में बहुत सारे जवाब हैं, तो पार्शली आपने सवाल का जवाब दे दिया है। इसमें बहुत बड़ा मसला ये कि हमारी हुक्मरान अशराफिया और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज जो है वो आ गई है। और जैसे आपने बताया कि 8 फरवरी को अवाम का वर्डिक्ट कुछ और था, और हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हुकूमत है नून लीग की, ये जो है इसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है, इनके अपने लोगों को इसका एहसास है। अभी पतन की रिपोर्ट जो सरवर बारी साहब ने 2 हिस्से उसके शाया किए, NA 130, जिस तरह से उन्होंने तफसील दी है, तो नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके हैं जी, और वो हार चुके थे नवाज शरीफ अपनी सीट, लेकिन वो ऑन चौधरी साहब अपनी सीट हार गए थे जी। इतनी ब्लेटेंट किस्म की जो धांधली हुई है, तो 2 सीटों की बात हुई है ना, तफसीली रिपोर्ट जो आई, और अभी हैरत की बात है हुकूमत की तरफ से चैलेंज नहीं किया गया उसको, उसका कोई जवाब नहीं आया, खामोशी है, पुरस्कार खामोशी है। वरना अभी तक तो भाई तूफान मच जाना चाहिए। झूठी रिपोर्ट है पतन की तो आप करें उन पे लाइबल का डिफेमेशन का मुकदमा, लेकिन क्योंकि उन्होंने जिस तरह के शवाहिद दिए हैं उससे पता ही चलता है कि जनाब धांधली नहीं धांधला हुआ है। तो चूंकि हुकूमत की लेजिटिमेसी और इसका पूरा बोझ जो है हमारी पाक फौज ने उठाया हुआ है, इनकी गैर मकबूलियत का सारा बोझ, सारा वजन जो है वो पाक फौज पर है, और ये कुर्बानियां दे रही है, काइनेटिक ऑपरेशन भी कर रही है, वो सारा का सारा मलबा उठा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि सिविलियन इदारे जब तक खड़े नहीं होंगे और सिविलियन इदारे फौज के सहारे से नहीं होंगे, उनकी अपनी लेजिटिमेसी होनी चाहिए। ये लोग बारहा के आजमाए हुए हैं और बार बार फेल हुए हैं ये, और फिर आप देखें ना आमिर ज़िया साहब, सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, एक बार फिर कर रहे हैं, पहले उमर अता बंदयाल साहब को किया था, अभी इसको कर रहे हैं।
जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये खुद जो हुकूमत है खुद कुछ रास्तों पे जा रही है, और हो सकता है कि फौज के सहारे इनको वो कि जी क्योंकि हम एक सफ़े पर है, लेकिन वो सफ़ा जो है, क्योंकि फौज जो है, देखिए हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, फौज ने अवाम की आवाज सुनी, एग्जैक्टली तो यहाँ पर अवाम के जो सेंटिमेंट है वो कुछ और है, और पाक फौज अवाम के साथ, क्योंकि अवाम जो है फौज के साथ, बिल्कुल उसमें सियासतदान जो है, मतलब है अगर इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए और म्यान रबी पे आपने बिल्कुल सही कहा कि उस पोलराइजेशन को खत्म नहीं किया, तो फिर खाकम बदैन, फिर तो पता नहीं क्या होगा। और मैं सच बोलता हूँ कि मुझे खौफ आ रहा है, मैं 32-33 साल से जर्नलिज्म में हूँ, हमने बहुत बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैंने इतनी मायूसी, लोगों में इतना गुस्सा, लोगों में इतनी बेचैनी कभी नहीं देखी जो आज है। अभी बस खुशकिस्मती इस हुकूमत की ये है कि वो मरबूत नहीं है, और उसकी वजूहत है कि पाकिस्तान बड़ा फ्रैक्चर्ड मुल्क है, इस वक्त हमारे यहाँ मतलब अलग अलग एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो है बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, जिसको कम करने की बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं आप सही कह रहे हैं, वो चीजें इंक्लूड होंगी, और ये जो गलतफहमी है किसी को कि बगैर सियासी इस्तेकाम के वो आ जाएगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल इसी तरह धरने चलते रहेंगे। आमिर ज़िया साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का इस सेगमेंट में। नाज़रीन, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद देखते हैं कि जमात इस्लामी ने अपना धरना तो कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या पाया और क्या डिस्कस किया, किस चीज पर मामला तय हुए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लियाकत बलोच साहब ने, नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। 14 रोज तक जारी रहने वाला धरना जो है ऐलान करके मौखर कर दिया गया। अब ये बताइएगा कि आपके जो बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात हुए हैं उसमें वो अहम नुकात क्या हैं जिस पर आपको अश्योरिटी दी गई है, क्योंकि हमें ये पता चला है कि मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वजीर हैं और उसके साथ अता तारड़ साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने साइन किया है। तो किन नुकात पर तय और वो किन मराहिल में वो नुकात जो हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा? हेलो जी लियाकत बलोच साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि भी जमात इस्लामी का धरना 14 दिन रहा, रात भी वहाँ जलसा था और उसमें खुद हुकूमत ने इंदिया दिया था कि वो धरने के मुतालबात पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। फिर वो मुज़ाकरात शुरू हुए, जमात की कमेटी मेरी सरबराही में थे, 3 और अरकान भी थे, तो हमारे ये 5 राउंड हुए इन मुज़ाकरात के। ठीक। और वो तमाम मुतालबा मुतय्यन हो गए कि भी अवाम फीस का जो एक फंदा कुआं है, पूरे मुल्क का खजाना उसी की तरफ पलट रहा है और उसके मनफी असरात मुल्क मिलत पर हैं। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें हैं, तनख्वाहदार तबके पर जो अदाफी टैक्स है, जागीरदार और बड़े लैंड होल्डिंग जो हैं कि उन पर इनकम टैक्स के नफाज की बात है, और ख़ास तौर पे ये जो इंतज़ामी अखराजात हैं उसकी कमी। अब इन तमाम हवालों से बातचीत तो होती रही, हमारे 7 नुकात थे, लेकिन हुकूमत ने मुतय्यन किया कि हम 4 चीज़ों के लिए कोई ना कोई हल निकालते हैं। ठीक। एक बिजली के बिल कमी का, IPPS की नजरसानी और जांच पड़ताल का, और तनख्वाहदार के लिए जो अदाफी टैक्स है उसके खात्मे का, और ये कि भी वफाक जो है कि सूबों के साथ मिल के जागीरदारों और बड़ी लैंड होल्डिंग्स पर इनकम टैक्स का एक मैकेनिज्म बनाएगा। तो ये वो इसी तरह ये था कि सनतकार और एक्सपोर्टर्स पर ख़ास तौर पे जो मुश्किलात खड़ी की गई हैं उसकी आसानी पैदा करनी। ठीक। अब ये तमाम चीज़ें नुकात की सूरत में मुआहदा तय पा गया। उस पर मोहसिन नकवी साहब ने भी और अता तारड़ साहब ने भी दस्तखत किए। उसके पहले जो राउंड हुए थे उसमें अवैस लगारी, अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी और ये तमाम लोग शिरकत करते रहे। जी। अब ज़ाहिर है हमारा एहतजाज था, धरना था, और जिसने पूरी चीज़ों को तस्लीम भी करवाया, लोगों ने इसकी तहसीन भी की, एक्नॉलेज भी की, लेकिन बातचीत के बाद फिर मुज़ाकरात का नतीजा मुआहदे की सूरत में होता है। जी। हमारी तरजीह तमाम चीज़ों में इमीडिएट रिलीफ मिले,
लेकिन अब इश्यूज मुतय्यन हो गए, उस पे मुआहदा हो गया, अब उसकी तरफ आगे पेशरफ्त है। एक चीज जो है कि वो 30 दिन में कि IPPs की जो पड़ताल और जांच पड़ताल है जी, और इसी तरह जो बाकी मामलात हैं वो 45 दिन के अंदर उसके लिए मुख्तलिफ कमेटियां बनी हैं। हमें मालूम है कि हुकूमतों का एतबार नहीं होता, बेपेंदा होती हैं, मुश्किल मरहले में हर चीज को मानने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसके फॉलो अप के लिए, अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। सही बात है। हमने धरना किया है, लेकिन हमने इस एहतजाज और तहरीक को खत्म नहीं किया। अच्छा। परसों हमारा धरना पर हुआ था, कल रात पिंडी में जलसा था, अब लाहौर में, पेशावर में, मुल्तान में भी होगा। ठीक। और इसी तरह पूरे मुल्क में हम इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अवाम की बेदारी और उसकी ताकत को मुश्तमे रखेंगे। ठीक। लियाकत बलोच साहब, ये बताइएगा कि ये मामलात तो सारे चलते जाएंगे और जाहिर से बात है जमात इस्लामी इम्पोर्टेंट इशूज़ पे बात कर रही है, ये वो इशूज़ हैं जो हर पाकिस्तानी के लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम इन तमाम आपकी बातों को रिलेट करें पाकिस्तान के उन IMF के मुआहदों से, तो फिर क्या आपको लगता है कि हुकूमत ये कर पाएगी? क्योंकि IMF की भी तो बड़ी कड़ी शराइत है ना दूसरी तरफ। तक वो IMF की जितनी भी शराइत थी उन्होंने तो नाफिज कर ली और 30 तारीख तक उनको गालिब तवक्को है कि भी IMF के प्रोग्राम का असूल हो जाएगा जी। फिर पूरे मुल्क में फिस्कल पोजीशन के लिए बेहतर तौर पर चीजों पर अमल दरामद हो सकता है। ठीक। जाहिर है हमारे पेश नजर तो किसी हुकूमत को इस एहतजाज में टॉपर डाउन नहीं करना था, इश्यूज को उजागर करना था, और धरने ने ये कामयाबी हासिल कि अवाम के हकीकी मसाइल हैं जी, जो अवाम रिलीफ चाहते हैं उन्हें हुकूमत तक पूरे जोर से पहुंचाया है, और वो मजबूर हुए हैं। वैसे तो हर धरने, हर एहतजाज के मौके पर इसी तरह के मुआहदे तो हो जाते हैं, लेकिन ये मुतय्यन नौयत के मुआहदे हैं कि जिस पर अमल का उनके पास चारा नहीं है। अगर वो बदअहदी करते हैं या इससे फरार का रास्ता तलाश करते हैं तो हम भी मैदान में होंगे। अवाम के अंदर तो पहले ही शदीद रद्द अमल है, फिर ये इस हुकूमत के लिए ठहरना और अपने मनसब पर कायम रहना ये मुमकिन नहीं होगा। और वो जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में एक नई लहर बहर पैदा हुई है। सोशल मीडिया एक बहुत ही मौसर जरिया बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी कौम को एक नया शऊर दिया है, और अब इन मुआहदे और इन मसाइल पर हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि नेक नियति के साथ इस पर अमल करे। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। करेगी, बदनीयती करेगी तो उसके बुनियाद जी नहीं, मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। तो आपने कहा अगर नेक नियति करेगी और बदयानती करेगी इस मुआहदे में, तो फिर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है, अब जो मैंने आपकी बातों से अख्तस किया और सुना कि आपने कहा कि फिर अवाम के अंदर एक गम और गुस्सा तो है ही है, फिर ऑब्वियसली आप इसको मतलब है इस तरह तो 14 जी नेक नियति होती हुकूमतों जी। लियाकत बलोच साहब, सॉरी क्या कह रहे थे आप? संजीदा होती हैं जी, और से पूछा नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आई थिंक ऑडियो पे कनेक्ट कर लें प्लीज, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ओके, सो लियाकत बलोच साहब से बात करें। वैसे भी आपको पता है जगह जगह ना इंटरनेट के भी बड़े मसले चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ धरना लगा हुआ है, वहाँ धरना लगा हुआ है, उसके अलावा काफ़ी लाइक जगह पे एहतजाज और प्रोटेस्ट जो हैं वो जारी हैं। तो बहरहाल लियाकत बलोच साहब कह रहे थे जी, लियाकत बलोच साहब सॉरी, आई थिंक इंटरनेट का भी कुछ मसला है, और केबल वेबल भी शायद एक दिन पहले कटी थी। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे कि हुकूमतें अगर क्या संजीदगी का मुजाहरा ना करती या करती तो क्या हुकूमतें नेक नियति का मुजाहरा करती, संजीदा होती जी, और अवाम के दुख दर्द का एहसास होता तो आज मुल्क की सूरत से दो चार न होता कि हम तालीम में भी पस्ती में हैं, हम सेहत के मामलात में भी बहुत बुरी कैफियत में हैं, सनत, ज़राअत और तजारत का पहिया नहीं चल रहा, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है।
और एक मखसूस और एक ख़ास तबका है कि जो कौमी वसाइल पर हर तरह की मरात और अय्याशियाँ कर रहे हैं, इसलिए लोग अब उसको अशराफिया के बजाय बदमाशिया कहने पर मजबूर हो गए हैं। तो अगर ये मामलात अब नहीं सुधरेंगे तो हुक्मरानों को ये समझ नहीं आएगी। वहाँ वज़रा भी मौजूद थे और टेक्निकली जो सेक्रेटरीज और बाकी तमाम आला ओहदेदारान थे, मैंने उनसे भी ये कहा कि अब ये वक्त बीत गया है, अब लोग इन चीज़ों को आराम से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुल्क में गुर्बत है, वसाइल की कमी है, तो गुर्बत भी और वसाइल की कमी भी ये सब पर बराबर तकसीम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक खास का तो अय्याशी करता रहे और एक अवाम की अक्सरियत जो है कि वो गिरती डूबती और गर्क होती रहे, अय्याशियों के बोझ उठाती रहे। लियाकत बलोच साहब, एक बात बताइएगा कि आप लियाकत बलोच साहब, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रही थी, आपके यहाँ शो में होने का मुझे जाहिर सी बात है इस फ़ायदा है कि मैं आपसे ये सवाल कर सकूं। ये जो बांग्लादेश की सूरत हाल हुई, जिस तरह हसीना वाजिद साहिबा को वहाँ से भागना पड़ा और जो भी मामला पिछले हफ्ते आपने खुद देखे, मॉनिटर हुए, और फिर जमात इस्लामी पे वहाँ पाबंदियाँ, क्या क्या जुल्म किए गए, इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? अभी बांग्लादेश तो इस वक्त एक आज़ाद मुल्क है, उसकी जो अंदर की पॉलिटिक्स है वो उनका अपना मामला है। फिर अवाम का जो एहतजाज और नौजवानों का जो एक बड़ा इनकलाबी पैगाम एक ताकत बन गया, ये बांग्लादेश का अपना हक है। हम तो इसलिए एक पाकिस्तान के अवाम दिलचस्पी रखते हैं कि बांग्लादेश पहले मशरकी पाकिस्तान था और यहाँ की गलतियों और मजमूई खराबियों की बुनियाद पे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में चला गया और इंडिया उन चीज़ों पर बालादस्त हो गया। आप देखें, शेख मुजीबुर रहमान खानदान के ये दूसरी मर्तबा हशर हुआ है। खुद शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया, हसीना वाजिद आई और उन्होंने भी एक आमराना सोच के जरिए, गैर जमहूरी तरीके के जरिए अपने मुखालफिन और बिल आखिर उन्होंने नौजवानों और तलबा के साथ एक ऐसी छेड़छाड़ कर ली कि जिसमें कमजोर हुकूमत जो है कि वो न ठहर सकी। अब इंडिया ने हसीना वाजिद को रेस्क्यू तो कर, बाज़े हैं कि जो बांग्लादेश में हुक्मरानों की रविश के खिलाफ जो एक बड़ी बेदा हुई है, ये यकीनी तौर पर पूरे खित्ते में एक बेदारी का पैगाम का जरिया बनेगी। मेरी यही है कि देखते, मैं बांग्लादेश में ही कहा जाता था कि दो कौमी नजरिया दफन कर दिया गया, लेकिन आज तो कौमी नजरिए के एलानिया उस मख्तल में वही दो कौमी नजरिया फिर हकीकत बन के उभरा है। बेशक। और ये पाकिस्तान के जिसे इसकी पुष्ट पर खड़ा होने चाहिए, इन्होंने हर चीज को बुलाया, लेकिन दयार इश्क जो है वो तो खामोश रहा, लेकिन दयार मक्तल जो है उसमें फिर वही नजरिया और वही जो अकीदत और वही इबादत जो है कि उभरी है। मैं समझता हूँ कि इस ताज़ा तरीन हालात बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान यकीनी तौर पर ताल्लुकात की कुर्बत भी पैदा होगी। बेशक। और जो हमारी एक तवील मुद्दत की दीनी बुनियाद पर, वादत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर जो बुनियादें मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह फिर जोर सर चढ़ के बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच साहब से गुफ्तगू करते हैं। नायब अमीर जमात ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अगला लाए अमल क्या होगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।